जो भी बच्चे इस लाइव सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और इस सेशन में बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का। जैसे कि आपको पता है कि आपका 3-4 दिन में ही यानी सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का आपका जो एनुअल एग्जाम है यानी कि फाइनल जो एग्जाम है ये होने वाला है। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2 ही 3 दिन का समय है आपके पास में। ठीक है, इसीलिए बच्चों आपकी कम टाइमिंग की शॉर्टेज को देखते हुए कम टाइम में आपकी अच्छी तैयारी हो, प्रिपरेशन इंक्रीज हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है उनका तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं भी की है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा सिलेबस। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हम अब डिस्कस करेंगे एक नहीं, दो नहीं, 4 सैंपल क्वेश्चन पेपर की सीरीज के बारे में। ठीक है, 4 सैंपल पेपर, एक दो नहीं, पूरे के पूरे 4, वो भी सोशोलॉजी के लिए। एक तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, रह जाएंगे आपके 3 सैंपल पेपर, तो उनके लिए आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और वो जो वीडियोस होंगी जिसमें आपको मतलब सारी वीडियोस के जो लिंक हैं उस एक प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, यहाँ पे आई बटन में देख लेना जाके। ठीक है, चलिए पेपर के पैटर्न की बात करेंगे तो पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा और ये 80 नंबर का आएगा। पेपर के अंदर टोटल जो आपके सेक्शन है वो रहेंगे 4। ठीक है, ABCD, और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके 35। कितने? 35 क्वेश्चन। ठीक है, देखो खंड का जो है यानी कि सेक्शन ए, इसमें रहेंगे आपके 1 से 16 बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि टोटल 16 आपके एमसीक्यूज आएंगे। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, आपकी पहली बुक से 50+ एमसीक्यू, आपकी जो सेकंड बुक है उससे भी 50+ एमसीक्यू की अलग से वीडियो सीरीज ला दूंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, तो एमसीक्यू की तैयारी आपकी वहां से भी हो जाएगी। ओके, सेकंड देखिए कि खंड खा है, इसमें 17 से 25 यानी कि 2 नंबर के टोटल आपके 9 क्वेश्चन होंगे, अति लघु उत्तरीय है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन में चॉइस भी मिलेगी। ठीक है, फिर खंड गा आ जाता है 26 से 32, ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 4-4 नंबर के। ओके, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन में या फिर एक में चॉइस मिल जाएगी। और खंड घा जो है इसमें 33, 34, 35 ये आपके 6 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन जो है 34 वाला ये गद्यांश पे रहेगा, और एक में आपको चॉइस मिल जाएगी। यानी कि ओवरऑल देखें तो काफी अच्छा पैटर्न है आपका। ठीक है, चलिए अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पैटर्न को यहाँ से समझें। 4 सेक्शंस रहेंगे आपके पेपर के अंदर और 35 क्वेश्चंस आएंगे आपके। सेक्शन ए में 16 एमसीक्यूज रहेंगे, सेक्शन बी में 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी में 4 मार्क्स के, और डी में आपके 6 मार्क्स के। ओके, आर यू रेडी फॉर दैट? शुरुआत किया जाए बच्चों सैंपल पेपर के हर एक क्वेश्चन के बारे में। जितने बच्चे ज्वाइन है फटाफट से इस सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। हर्ष ठाकुर बिल्कुल कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ओके, फटाफट से। तो ये टूरिज्म खुशी, ये हम टूरिज्म नहीं पढ़ाते हैं। टूरिज्म हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, फाइन आर्ट हो गया, और कंप्यूटर साइंस हो गया, आईपी हो गया, ये चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं हम। ठीक है, चलिए सेक्शन ए की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारे 16 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 16 हमारे जो है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी बच्चे मेरे आंसर देने से पहले एमसीक्यू के अपनी तरफ से भी आंसर करना। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपने कितनी प्रैक्टिस अभी तक कर रखी है एग्जाम के बिहाफ पे। ओके, शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले सेक्शन ए का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये बताना है प्रभु जाति शब्द। ठीक है, ये जो शब्द है बच्चों ये किस व्यक्ति ने दिए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंद्रे बेत्ते, रामास्वामी, MN श्रीनिवास या फिर AR देसाई। किसने दिए हैं बच्चों? फटाफट से बताएंगे। डी, गुरु शरण सिंह। AR देसाई गलत। फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे, किसने दिया है? आदित्य, वेरी गुड। MN श्रीनिवास ने प्रभु जाति शब्द दी है। AR देसाई ने तो कल्याणकारी जो राज्य होता है ना उसकी वो दी है डेफिनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो पहले का है ये सी हो जाएगा, MN श्रीनिवास। सेकंड क्वेश्चन, सोशोलॉजिकल इमिग्रेशन के बारे में बात करने वाले पहले विद्वान कौन थे? ठीक है, सोशोलॉजिकल इमिग्रेशन के बारे में सबसे पहले किस विद्वान ने बात की थी? CW मिल्स, मैक्स वेबर, MS शाह या फिर MN श्रीनिवास। तो कौन से व्यक्ति थे वो? फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे। सेकंड का ए, वेरी गुड, CW मिल्स। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फटाफट से बताएंगे किस समाज शास्त्री ने समाज का जो वर्गीकरण था वो यांत्रिकी एकता और स्वायत्तीय एकता इसके बारे में किया था? आगे चल के इन 4 पेपर में से एक पेपर ऐसा होगा जिसमें आपको यांत्रिकी एकता और स्वयं एकता इसके ऊपर कंप्लीटली एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप ये समझो कि उस समाज शास्त्री का आपको नाम बताना है जिसने इसको इस प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो वो कौन से थे बच्चों? यश, वेरी गुड। दुर्खाइम, ठीक है, कौन थे? दुर्खाइम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, दुर्खाइम ने किया था ये वर्गीकरण।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे आपका ना एक 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे सर जी? यहाँ पे हमें विवाह के प्रकार को सही चुनना है। ठीक है, अब सही में जैसे पहला दिया गया है कि अंतःविवाह, यानी कि जिसे हम अंतर्विवाह भी बोलते हैं। आप जब 12th की हिस्ट्री में आओगे ना, मतलब 12th में जब आओगे, तो हिस्ट्री में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसमें इन विवाहों के बारे में और भी अच्छे से दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। अंतःविवाह क्या होता है? जब विवाह एक ही विशिष्ट जाति, वर्ग, आदिवासी समूह के भीतर हो, यानी कि कोई भी यदि ए जाति का व्यक्ति है, ए स्थान पे रहता है, ठीक है, या ए समूह का ही है, तो वो आपस में विवाह कर लेते हैं। इनको बोलते हैं अंतः है। अंतः यानी कि सेल्फ मैरिज, यानी कि आपस में ही शादियां कर लेना। ठीक है। बाहरी विवाह क्या होता है? जब विवाह संबंध एक निश्चित समूह के बाहर हो, यानी कि मान लेते हैं एक समाज में विवाह समूह है, मतलब समूह टोटल ए से लेके जेड तक के हैं। ठीक है, तो जो बाहरी विवाह होते हैं, इसमें ए के अलावा बाकी के बी से लेके जेड के जितने भी समूह हैं, इनके साथ में शादी हो सकती है, ए में नहीं। ठीक है। एकल विवाह क्या होता है? जब एक समय में एक स्त्री या फिर एक पुरुष एक ही पति अथवा पत्नी से होती है। सिंपल सी बात है, जब किसी पुरुष की किसी महिला से शादी होती है, तो वो एक ही पुरुष से एक ही महिला से शादी हो एक ही टाइम पे, उसको एकल विवाह बोलते हैं। तो मतलब क्या हुआ? ए भी सही है, बी और सी सारे के सारे सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, प्रीत, वेरी गुड। उपरोक्त सभी, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इंग्लिश में आ जाएंगे आपके सारे पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे सही है और ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहां पे बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको 1 2 नहीं 4 बातें एक ही बार में मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से। देखो क्या कहा गया है, कथनों को हमें विचार इसे पढ़ना है और अच्छे से समझना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए हमारा, मतलब पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक ऑगस्टस कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सामाजिकी भौतिकी रखा और 1838 में बदलकर समाजशास्त्र रख दिया। तो एक लाइन में आपको कितनी सारी बातें पता चली। क्या क्या? 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही फ्रांस के एक विचारक थे ऑगस्टस कॉम्टे। इन्होंने समाजशास्त्र का नाम क्या रखा था उस समय? भौतिकी, समाजशास्त्र भौतिकी रखा था। लेकिन इन्होंने इसमें थोड़ा और चेंजेस किया। तो 1838 में 19वीं शताब्दी के ये कह सकते हैं कि मध्य में इन्होंने इसका नाम रख दिया समाजशास्त्र। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी देखो, इस कारण से कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाने लगा। ठीक है, दूसरी बात हो गई। तीसरी, समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में दुर्खीम, स्पेंसर, मैक्स वेबर आदि विद्वानों के जो विचार है, इन्होंने भी योगदान दिया है। बिल्कुल ठीक। एंड उसके बाद फोर्थ, भारत में समाजशास्त्र विभाग 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था तथा औपचारिक अध्ययन यहाँ पे देखा गया। ठीक है, औपचारिक अध्ययन भी यहीं पे शुरू हुआ था। तो ये जो समाजशास्त्र के बारे में सारी बातें दी गई हैं, सभी की सभी सही है। तो कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे फटाफट से सारे बच्चे बोलेंगे एक बार कौन सा सही होगा। तो ज्योग्राफी की वीडियो कब आएगी? 1 2 दिन में आ जाएगी डियर आपकी ज्योग्राफी की वीडियो भी। ठीक है, 1 2 3 4, वेरी गुड। ये सारे के सारे आपके सही है। देखिए आपका टाइम यहाँ पे कंज्यूम जरूर होगा। वीडियो अराउंड, यानी कि ये जो सेशन है आपका अभी कितने हो रहे? 8:14, 9:15 तक चलेगा। ठीक है, यानी कि 1 घंटा 10-15 मिनट तक चलेगा। तो कंप्लीटली एंड तक बने रहना। ठीक है, अच्छे से सारी चीज समझाऊंगा। अब देखते हैं इसको इंग्लिश में। तो कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या क्या दी गई हैं? तो सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल ही राइट है। ठीक है, अब ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? ऑप्शन नंबर सी वाला चूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है बच्चों कि अभिकथन और कारण के बारे में। तो अभिकथन हमारा क्या कहता है? अभिकथन कहता है कि संस्कृति के मानकीय आयाम का संबंध आचरण के नियमों से होता है। तो संस्कृति के 3 आयाम है, 3 से 4 आयाम है आई थिंक। तो उसमें से एक आयाम है मानकीय आयाम। ठीक है, तो इसका संबंध होता है बेसिकली आचरण के नियमों से। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इसमें अन्य व्यक्तियों को पत्रों को ना खोलना, ठीक है, निधन पर अनुष्ठानों का निष्पादन शामिल है। एक सेकेंड, एक तरफ मानकीय आयाम की बात की जा रही है और दूसरी तरफ ये बात की जा रही है, तो रिलेशन दोनों का तो बिल्कुल भी नहीं बनता है। हालांकि बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे रिलेशन नहीं बन रहा है, व्याख्या नहीं हो रही है। तो क्या बोलेंगे फटाफट से? तो होम साइंस की वीडियो कब आएगी? होम साइंस की वीडियो भी आ जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे बोलेंगे बी वाला। यश, वेरी गुड। अभिकथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका जो है ये ए बी वाला, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे
एसेशन ए ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट्स वाई द ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। फ्रांसीसी क्रांति ने कब व्यक्ति तथा राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता के आगमन की घोषणा कर दी? यानी कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तब उसने व्यक्ति तथा राष्ट्र और राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता के आगमन की घोषणा की थी। तो ये किस ईयर में किया था? सिंपल सा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बस ये आपको बता देना है, ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी, ठीक है। कब हुई थी बस इतना आपको बताना है। तो कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे एक बार। ओके, बी हो जाएगा, वेरी गुड। 1789 में। एक बच्चा कह रहा है कि सजी आपने इतनी लेट वीडियो सोशोलॉजी की डाली है। डियर, हुआ ये था कि जब आपका हिंदी का एग्जाम हुआ उसके बाद में तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, इसलिए 3 से 4 दिन से आपकी वीडियो ही नहीं आ रही थी, ठीक है। और अभी भी मैं कंप्लीटली रिकवर नहीं हो पाया हूँ, लेकिन फिर भी देखिए लाइव है तो इसमें मैं धीरे भी बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन जब वीडियो बनाता हूँ तो उसमें फुल एनर्जी के साथ में बनानी पड़ती है, जो कि अभी है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आपका लाइव ही कंडक्ट कर लिया हमने, ताकि आपकी पढ़ाई में ज़्यादा नुकसान ना हो इसी चीज़ को देखते हुए। और आप टेंशन मत लो, अभी तो सिर्फ ये एक पेपर की बात हुई है। आपके लिए ध्यान से सुनना, बुक 1, ठीक है, आपकी बुक 1 और आपकी जो बुक नंबर 2 है। अब देखिए वीडियो तो नहीं बना पाई हमने, लेकिन फिर भी अब आपके लिए कंटेंट तैयार कर लिया। क्या क्या? 50+ MCQ बुक 1 के, 50+ MCQ बुक 2 के, 6 मार्क्स के क्वेश्चन बुक 1 के, 6 मार्क्स के क्वेश्चन बुक 2 के, और साथ ही आपके इसके अलावा 3 और सैंपल पेपर। तो टेंशन मत लो, इन 2 से 3 दिनों के अंदर आपकी तैयारी एकदम फराटेदार करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बस आप जो भी वीडियो आएगी उसे एंड तक और सारे क्वेश्चन को समझना बढ़िया तरीके से, ठीक है। आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बच्चों? 1789 में, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है बी राइट हो जाएगा। अब ये बताओ बच्चों कि प्रशासक निरीशास्त्रीय पद, ठीक है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इनके ऑफिसर्स की जब हम बात करते हैं तो इसके संबंध में कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे सही है प्रशासक निरीशास्त्रीय पद के बारे में, ठीक है। तो कौन सा सही है? हैप्पी लाइफ, हेलो सर, हेलो हेलो सभी को, हेलो सभी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड इवनिंग चल रहा है। बी हो जाएगा। देखिए विलियम क्रूक भी शामिल हैं, हार्वर्ड रिजले भी शामिल हैं, G.H. हटन भी शामिल है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, डी आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जो हार्वर्ड रिजले हैं इनके बारे में एक 6 नंबर का बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा जिसे आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से। इसी प्रकार से इंग्लिश में आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 9 एक ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसके अंदर आपको बहुत सारी बातें एक ही जगह पे समझाऊंगा, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है। देखो नौवां क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि हमें एक व्यक्ति की पहचान करनी है। वो व्यक्ति थे कौन? ये ऐसे व्यक्ति थे जो सर्वप्रथम सामाजिक मानव विज्ञानी व महाविद्यालय के शिक्षक रहे, ठीक है। दूसरा, इन्होंने 1902 में कोचीन के दीवान के राज्य के निर्यातीय सर्वेक्षण के लिए इन्होंने कहा था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार भी रजवाड़ों में भी ऐसा ही निर्यातीय सर्वेक्षण करवाना चाहती थी, ठीक है। उन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस के निर्जातीय विभाग को अध्यक्ष चुना गया, यानी कि उन्हें चुना गया था इंडियन साइंस कांग्रेस के निर्जातीय विभाग का अध्यक्ष। तो इतनी सारी बातें बताने के बाद अगर अब आपको समझ में आ गया हो तो वो व्यक्ति कौन से थे? फटाफट से सारे बच्चे आंसर। गीता रानी। देखिए यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके 100% यही क्वेश्चन आएंगे, जो पैटर्न आपको बताया जा रहा है उस हिसाब से आएंगे। और देखिए पैटर्न ऑलरेडी देखिए जैसा हम आपको बताते हैं वैसा ही आता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जैसे कि आपका ज्योग्राफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, इसमें हर बार मैंने देखा है पिछले 4-5 साल से हर बार 8 से 10% का पैटर्न चेंज हो जाता है। क्वेश्चन के टाइप वही रहेंगे, क्वेश्चन नंबर का डिवीजन वैसे रहेगा, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल देते हैं, 1-2 क्वेश्चन की हम बात करें तो, बाकी नहीं, ठीक है। चलिए तो कौन सा होगा? आई थिंक बी। नहीं, ये बच्चों थे अनंत कृष्ण अय्यर। कौन थे ये? अनंत कृष्ण अय्यर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। लव कुश सर 100 MCQ कब आएगा? कल आ जाएगी आपकी MCQ की लाइव, और लाइव शायद इसी टाइम पे रखेंगे, ठीक है, 8-9 बजे के आसपास ही। तो यहाँ पे देख लेंगे, आपके सामने ये डिटेल्स दी गई हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन है उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपको इसे पढ़ना है, और ये रहा आपका आंसर ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 10 अभिकथन और कारण का। तो अभिकथन हमारा क्या कहता है कि गांवों में परिवर्तन शहरों की तुलना में धीरे होता है। बिल्कुल ठीक है, गांव में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो बहुत ही धीरे होते हैं, और शहर में तो तुरंत वहां पे सारी चीजें होती है तो एकदम आसानी से हो जाता है। कारण क्या होता है, गांवों में जो व्यक्तिगत संबंध है और जो सामाजिक व्यवहार है वो काफी अधिक मजबूत होते हैं, इसीलिए परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा वेरी गुड। ठीक है, ए हो जाएगा आपका, अभिकथन ए भी सही है, कारण आ दोनों सही है, और यहाँ पे व्याख्या भी है। ओके बच्चों, फटाफट से सारे बच्चे आंसर करेंगे। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा और बच्चों के नाम बताऊंगा जिसने सही आंसर दिया होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मतलब आपके लिए जब मैं नाम की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, सामंती व्यवस्था कहां पर प्रचलित है, अमेरिका में, यूरोप, जापान या फिर एशिया। अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सामंती व्यवस्था, ठीक है, तो आपको पता होगा मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूं। सर आपका सारा समझ आ जाता है, यस डियर। सबसे पहले आंसर दिया है यहाँ पे राइट प्रीत गेमिंग, एंड सेकंड गुरु सदन, थर्ड पे आदित्य, फोर्थ पे स्टेशनरी शॉप एंड स्टोर माइन। आपने डी बोला है गलत, अंशु आपने सी बोला है, आपका भी गलत है। और बी आदित्य, लवकुश, वेरी गुड। राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, यूरोप। ठीक है, आपने पढ़ा था ना सामंतवादी व्यवस्था, वो जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, भूमि का टुकड़ा वगैरह सब कुछ वही का तो था, यूरोप का, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको फिर से एक मैं 2 नंबर का क्वेश्चन समझाऊंगा अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, जाति व्यवस्था के बदलते प्रतिमान में शामिल है। तो बदलते हुए प्रतिमान कौन कौन से हैं बच्चों, सबसे पहला देखो, जाति व्यवस्था में जो खान पान संबंधी परिवर्तन है वो हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक। व्यावसायिक प्रतिबंधों में परिवर्तन हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक। विवाह तथा शिक्षा संबंधी जो परिवर्तन है ये भी हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, उपरोक्त सभी इज दी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए है 13। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक सही कथन का चयन करना है। इन चारों में से केवल एक बात है जो सही है, तो एक एक करके चलिए सबका एकदम सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। वो नहीं था चिकित्सीय केंद्रीय कुछ ऐसा ही, शारीरिक क्रिया विज्ञान वाला, आपने उसमें हिस्ट्री में पढ़ा था, तो वैसा ही हम भी कुछ करते हैं। देखो, बहुविवाह में व्यक्ति एक समय में एक जीवन साथी से अधिक विवाह के लिए प्रतिबंधित होता है, गलत है। क्योंकि जब नाम ही हमने दे दिया बहुविवाह, तो उसमें एक पुरुष जो है वो एक से अधिक महिलाओं के साथ में शादी कर सकता है एक समय में, और एक महिला एक से अधिक पुरुषों में शादी कर सकती है एक समय में, ये होता है बहुविवाह। तो ये जो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा प्रतिबंधित है, ये गलत है। दूसरा, राज्य विहीन समाज में अनौपचारिक संस्थाओं का अभाव होता है, गलत, ये भी गलत है। विश्वकर्ताओं का एक समुदाय धर्म का विशेषता नहीं होती है, ये भी गलत है। लेकिन ये हम कहेंगे कि जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, वेरी गुड, शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अब देखो यहाँ पे एक वो दी गई है, क्या बोलते हैं, विशेषता। विशेषता क्या है, इसका मतलब इन समाजशास्त्री का ये मानना था कि गांव को एक श्रेणी के रूप में अगर महत्व दिया जाएगा तो ये गुमराह करने जैसा हो सकता है। यानी कि गांव को अगर हम श्रेणी की तरह बांटेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकता है। तो गांव के बारे में ये जो विचार है वो किस व्यक्ति का है, ठीक है, डीपी मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई। देसाई ने तो उसके बारे में दिया था, क्या बोलते हैं, कल्याणकारी राज्य के बारे में। तो ए सी डी इसमें से कोई एक हो सकता है। सर ए है अमन खान, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। लुई ड्यूमो ने यह बात कही थी कि अगर हम गांव को एक श्रेणी के रूप में महत्व देंगे तो ये गुमराह करने जैसी बात हो जाएगी। ठीक है, आगे तो यहां पे आ जाएगा आपका ये वाला, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17, बड़े ध्यान से देखिएगा। आधुनिक उद्योगों की जो नींव है, यानी कि वर्तमान में जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, इसकी जो नींव रखी थी औद्योगिक क्रांति ने। ठीक है, आपने पढ़ा है हिस्ट्री में। अब ये जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ये ब्रिटेन में किस टाइम पीरियड में हुई थी, आपको उस टाइम पीरियड को यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड क्या था बच्चों, ये आपको यहाँ पे देखना है। कौन सा टाइम पीरियड था, फटाफट से सोचेंगे, फटाफट से सारे बच्चे, किस टाइम पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे। बी राइट है सर, 18th एंड 19th सेंचुरी। करण क्या पूछ रहे हो भाई, दोबारा मैसेज कीजिए। सर फर्स्ट टर्म पेपर की तरह ही पैटर्न है क्या,
एक्चुअली मैं जब पेपर बना रहा था तो मैंने पैटर्न अभी आपका फाइनल एग्जाम का ही देखा है, ठीक है, मिड टर्म की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया उतना, तो अ, वैसे सेम ही होता है ऑलमोस्ट। तो 6 वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कब आएगी 6 मार्क्स की? कल आ जाएगी बच्चों, ठीक है। ए है ना सर, हर्षित पटेल? नहीं, ए नहीं है। शुरुआत हुई थी इसकी 18th सेंचुरी के उत्तरार्ध में और 19th सेंचुरी के प्रारंभ में, यानी कि देखा जाए तो आप ये बोल सकते हो कि 1800 नहीं, 1700 के आसपास ये बोल सकते हैं, 1780 के आसपास से लेके 1810 या 20 के आसपास तक हुई थी, ठीक है। क्योंकि जब हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम बात कर रहे हैं 1700 से लेके 1799 तक की। जब हम 19वीं की बात करते हैं तब हम बात करते हैं 1800 से लेके 1899 की, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये राइट है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अब देखो बच्चों, एक बार फिर से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन फिर से कंप्लीट होगा। देखो, मेरा ना एक टारगेट होता है कि आपको मैं एमसीक्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चन लेके आऊं आपके लिए कि आपको एमसीक्यू भी समझ में आता जाए, एक ही क्वेश्चन से 3 से 4 समझ जाओ और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे पेपर में पूछा जाए कि विभिन्न समाजों में परिवारों के विभिन्न स्वरूप हैं, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए, तो आप कैसे लिखोगे? इसके लिए कोई और क्वेश्चन ढूंढोगे क्या? तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को पुट कर दिया है, ठीक है। तो पेपर में आ जाए कि विभिन्न समाजों में परिवारों के विभिन्न स्वरूप पाए जाते हैं, किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए, तो कैसे बताओगे? देखिए, आवास और स्थान के आधार पे 2 होते हैं, एक तो पितृ स्थानिक, एक मातृ स्थानिक, यानी कि जैसे एक हमारे पिता का घर और एक हमारी माता का घर, यानी कि ननिहाल, ठीक है। दूसरा, अधिकार और प्रभाव के क्षेत्र के आधार पे, तो एक होते हैं पितृसत्तात्मक, एक होते हैं मातृसत्तात्मक, ठीक है। वंश के आधार पे, तो एक पितृवंशीय और एक मातृवंशीय। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो विभिन्न समाजों में परिवार के स्वरूप हैं। हर्षित पटेल बिल्कुल डाल देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, टेंशन मत लीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सारे बच्चे? आदित्य, हैप्पी लाइफ, आदित्य आदित्य वेरी गुड, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके सही हैं। इसी प्रकार से आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, ये रहा आपका, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली आर फाउंड इन डिफरेंट सोसाइटीज। तो ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को अभी तक के सेक्शन ए के जितने भी 16 एमसीक्यू आपको कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। आप सारे बच्चे ईमानदारी से चैट सेक्शन में बताओ कि आपके 16 आउट ऑफ आपने कितने मार्क्स के सही आंसर दिए थे, ठीक है, ईमानदारी से बताएंगे। आदित्य सर जी, ज्योग्राफी के सैंपल पेपर कब अपलोड करोगे? 1-2 दिन में आपकी वीडियो आ जाएगी बच्चों, ज्योग्राफी की भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके, 1-2 दिन में आ जाएगी बच्चों आपकी ज्योग्राफी की पेपर की भी वीडियो। यस, 16 आउट ऑफ 14, वेरी गुड। स्टेरी शॉप 17 आउट ऑफ 16, 17 तो एमसीक्यूज भी नहीं थे। प्रीत गेमिंग 12 में से 16, 16 में से 12, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। ओके, सो आर यू रेडी फॉर सेक्शन नंबर बी? शुरुआत किया जाए बच्चों फटाफट से। आदित्य राज 16 आउट ऑफ 16, वेरी गुड। 15 है सर, हर्षित पटेल, बहुत अच्छे। करण दिवाकर 16 में से 13, शुभम राजपूत 16 में से 15, क्या बात है, मोस्ट ऑफ द बच्चों के 12 से ऊपर ही हैं। चलिए, अच्छा लगा जान के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन नंबर बी में ध्यान से देखो, 2 नंबर के, ठीक है, 2 नंबर के होंगे हमारे 9 क्वेश्चन, जिनमें 2 क्वेश्चन में आपको अथवा मिलेगा। अब एक चीज को बड़े ध्यान से सुनो, पेपर में क्या होगा कि आपको ना ऐसे करके 3 से 4 लाइन का ना एक वो दे दिया जाएगा। 1-2 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा की नहीं, 1-2 क्वेश्चन की 3 से 4 लाइन के बारे में एक नॉलेज दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और कहेंगे कि बताइए ये क्या होता है, इसका वर्णन कीजिए, इसको समझाइए। तो उसमें डरना नहीं है, आपको ऑनलाइन को ध्यान में रखते हुए जो आपका क्वेश्चन होता है आपको बस उसे पढ़ के आंसर दे देना है, ठीक है, बस वही चीज है। और यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा, सीधा का सीधा। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, सबसे पहला क्या है, समाजवाद में, सॉरी, समाज शास्त्र जो होता है इसमें पूंजीवाद के अर्थ को समझाना है। तो समाज शास्त्र में पूंजीवाद क्या होता है, देखो, उदाहरण, बाजार विनिमय के आधार पे आर्थिक उद्यम की एक प्रणाली है। यानी कि पूंजीवाद क्या है, बाजार विनिमय के आधार पे ये आर्थिक उद्यम की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है पूंजीवाद, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पूंजी किसी भी परिसंपत्ति को संदर्भित करती है, जैसे जिसमें कि पैसा होता है, संपत्ति होती है, मशीनें होती हैं, ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है। साथ ही
जिसका उपयोग विक्री के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने या लाभ प्राप्त करने की आशा के साथ बाजार में निवेश करने के लिए किया जाता हो, इसको हम पूंजीवाद बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि पूंजी जो है वो किसी एक चीज को नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों को, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेके मार्केट में उसके विक्रय होने तक जो भी पैसा लगता है, संपत्ति, मशीन, जो विक्रेता होते हैं, ये इन सभी को हम पूंजीवाद के अंतर्गत बोलते हैं। बस यही होता है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन, नस्ल या फिर जातीयता, ये क्या होती है समझाइए। तो आ जाइए देख लेते हैं नस्ल या जातीयता क्या होती है। देखिए, नस्ल जो है ये साझा सांस्कृतिक प्रथाओं, दृष्टिकोणों और भेदों को संदर्भित करता है जो लोगों को एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा भी होगा कि किसी की लड़ाई हो जाती है ना, तो बोलते हैं ना, अरे तुम्हारी तो नस्ल ही अलग है ना, कुछ ऐसा ही बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ना बहुत सारी प्रथाओं को अलग ही करता है, अलग दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में जातीयता एक सांस्कृतिक विरासत है जो कि विभिन्न जातीय समूहों को अलग करने वाली विशेषताओं, जैसे कि उनके वंश के आधार पे, उनके इतिहास की भावना के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पर, पोशाक के, उनकी रीति रिवाज, इन सभी के आधार पे जो अलग किया जाता है, इसको नस्ल जातीयता बोलते हैं। ठीक है, आप चाहे इसमें धर्मों का एग्जाम्पल ले लो, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। ठीक है, तो ऐसे में नस्ल के हिसाब से इनको डिवाइड कर लेते हैं ये लोग आपस में, तो इसको ये चीजें बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, आई होप समझ में आ गया होगा। ये कौन सा है तो जी, भैया क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर का वीडियो बना दीजिए, हमारा अलग पेपर इकोनॉमिक्स का, अगला पेपर इकोनॉमिक्स। ओके डियर, आपकी 12th की इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी। ठीक है, आपकी 12th की इकोनॉमिक्स, फिजिकल, होम साइंस, ये सारी वीडियोस भी आ जाएंगी। अभी मैं रिकवर हो चुका हूँ अराउंड 80%। ठीक है, और जैसे कंप्लीटली रिकवर हो जाऊंगा आपके लिए वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के थे वो यहाँ से देख सकते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैपिटलिज्म इन डिटेल, तो कैपिटलिज्म का मीनिंग क्या होता है इन सोशोलॉजी, आपके सामने इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन देश और एफिशिएंसी, तो ये क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, संस्कृत का पेपर, ठीक है डियर, संस्कृत का भी देख लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, ये हमारा जो पहला एमसीक्यू था ना उसी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एम एन श्रीनिवास के अनुसार कौन सा शब्द जमींदार मध्यवर्ती जाति समूहों को संदर्भित करता है तथा यह क्या है। यानी कि आपको उस वर्ड को बताना है जो कि एम एन श्रीनिवास ने ये बोला है कि ये शब्द जमींदार मध्यवर्ती जाति समूहों को दर्शाता है। तो वो शब्द क्या था, प्रभु जाति। क्या था, प्रभु जाति। अब इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ ये होता है इसके अनुसार कि यह शब्द जमींदार मध्यवर्ती जाति समूह को संदर्भित करता है जो कि संख्यात्मक रूप से बड़े हैं और इसीलिए किसी दिए क्षेत्र में राजनीतिक प्रभुत्व का आनंद लेते हैं। ठीक है, और ये ताकतवर भी होते हैं, ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से। ओके बच्चों, तो ये होता है प्रभु जाति के शब्द का मीनिंग। इंग्लिश में देखेंगे तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन और ये रहा का आपका कंप्लीट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, समवयस्क समूह क्या होते हैं तथा इसकी अवधारणा किसने दी है। तो सबसे पहले समवयस्क समूह की जो अवधारणा है वो दी है चार्ल्स कूले ने। इस पेपर में आखिरी में क्वेश्चन करवाऊंगा चार्ल्स कूले का, वैसे 3-4 है, एक इसमें कराऊंगा और आगे के 3 पेपर में वो भी करवा दूंगा। ठीक है, देखो समवयस्क समूह की अवधारणा किसने दी है, चार्ल्स कूले ने। अब ये कहते क्या है, तो इनके अनुसार यह एक प्रकार का प्राथमिक समूह होता है जो कि सामान्यतः समान आयु के व्यक्तियों के बीच अथवा सामान्य व्यवसाय के लोगों के बीच बनता है। सिंपल सी बात है, समवयस्क जो समूह है ये किसके बीच बनता है, ये प्राथमिक समूह होता है। या तो ये समान आयु के लोगों के बीच में बनेगा या तो एक ही जैसे काम करने वाले व्यक्तियों के बीच में बनेगा, और एक दूसरा होता है। ठीक है, उसके बारे में इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। चलिए समझ गए अच्छे तरीके से। अब इसी को इंग्लिश देख लीजिए, व्हाट इज होमसेक्सुअल ग्रुप एंड हु कॉन्सेप्टलाइज इट। तो देख सकते हैं आपके सामने ये दिया गया है। तो फटाफट से सारे बच्चे बोलेंगे, अगर समझ में आ गया है तो सारे बच्चे बोलेंगे ये सर जी, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अनम, हेलो सर। हेलो सर जी, आप संस्कृत पढ़ाते हो? जी नहीं, संस्कृत नहीं पढ़ाते हैं। यस यस सर जी। आदित्य, यस सर। और तोसिफ यूसिफ, डियर 12th की इको की वीडियो भी कुछ ही दिनों में आ जाएगी, आपके पास भी टाइम है। ठीक है, और अभी मैं कंप्लीटली एक बार रिकवर हो जाऊं फिर आपके लिए इतनी वीडियोस ला दूंगा, आप ये बोलोगे सर जी इतनी वीडियो बहुत हो गई अब तो।
टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यस सर। चलिए अब देखते हैं इसको, अगले क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन आपका जो है हो सकता है कि पेपर में 4 नंबर में भी आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विश्व भर के समाजों को उनकी सामाजिक संरचना, संगठन एवं व्यवस्था के आधार पे इन 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो वो 2 पार्ट हैं, 2 डिवीजन है, जिसमें वर्ल्ड में सामाजिक संरचना के अकॉर्डिंग संगठन और व्यवस्था के आधार पर डिवीजन किया जाता है। तो वो 2 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला देखो, सबसे पहला ये है कि समाज में सदस्य अपने इच्छा से नियमों तथा मूल्यों के अनुसार कार्य करें। सबसे पहले क्यों, कौन से व्यक्ति हो गए? वे व्यक्ति जो समाज मतलब समाज में वे सदस्य लोग जो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपने मूल्यों के अनुसार काम करें, ठीक है। लोगों को अलग अलग ढंग से इन नियमों को, मूल्यों को मानने के लिए बाध्य किया जाए, ये हो गया, ठीक है। प्रत्येक समाज सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन दोनों प्रकारों के मिश्रण का प्रयोग करता है। यानी कि देखो, 2 प्रकार के समाज की बात हो गई, कौन कौन सा? एक तो समाज वो है कि जिसमें आप अपनी इच्छा से नियमों को, मूल्यों के अनुसार से आप काम कर सकते हो, और दूसरा समाज तो वो है जिसमें लोग चाहे कोई भी हो, ठीक है, उनको अलग अलग नियमों और मूल्यों को मानने के लिए बाध्य किया ही जाएगा। और इस परसेप्शन को दोनों ही समाज के लोग अपनाते हैं, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था प्रभाव, सत्ता, असहमति, अपराध, हिंसा, सहयोग, असहयोग प्रदान, ये सभी इसी के कुछ तत्व होते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं? देखिए वैसे पॉइंट आपका सिर्फ यही है, पहला दूसरा इतना ही आंसर है। तीसरा ये आपके लिए एडिशनल एक नोट है, ठीक है, कि ये दोनों पालन करते हैं, इसका करना ही पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। इनटू विच 2 पार्ट्स आर द सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम। तो किस प्रकार से है, यह आपका आंसर यहां से पढ़ सकते हैं, ओके। तो जी संस्कृत का सैंपल पेपर, डियर संस्कृत हम पढ़ाते नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए पेपर तो हम ला देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 20, भारतीय गांव पर लुई ड्यूमो के क्या दृष्टिकोण थे? तो ये देखिए, ये प्रश्न जो है ना वो आपका 4 नंबर में भी आ सकता है कि भारतीय गांव पर लुई ड्यूमो के क्या दृष्टिकोण रहे थे, ठीक है। तो क्या दृष्टिकोण थे, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहला, जैसा कि अभी हमने एक एमसीक्यू में देखा था, इनका ये मानना था कि गांव को हमें एक श्रेणी के रूप में महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना गुमराह करने जैसा होगा। क्यों? क्योंकि लुई का मानना यह था जाति जैसी संस्थाएं गांव की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। जाति संस्थाएं जो हैं ये गांव की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। उनका मानना था कि लोग एक यानी कि अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव को तो जा सकते हैं, लेकिन उनकी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो सदैव उनके साथ रहती हैं। यानी कि उनका गांव भले ही छूट जाए, लेकिन उनकी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो हमेशा उनके साथ चलती हैं, ठीक है। उन्होंने भारतीय गांवों का चित्रण एक स्थिर यानी कि एक ही जगह पे जो रहते हैं, एक आत्मनिर्भर जहाँ पे व्यक्ति आत्मनिर्भर होते हैं, किसानी करते हैं, और छोटे गणतंत्र यानी कि जहाँ पे सभी व्यक्ति अपना निर्णय अपने हिसाब से लेते हैं, ऐसे रूप में व्याख्यात किया है, ठीक है। तो ये बातें हैं लुई ड्यूमो के गांव के दृष्टिकोण के बारे में, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसी को इंग्लिश मीडियम में, व्हाट वर दी व्यूज ऑफ लुइस ड्यूमो ऑन द इंडियन विलेज? तो आपके सामने ये ऑप्शन है, मतलब पॉइंट है सारे के सारे, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक संस्था से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं इनका क्या अर्थ होता है, और 2 के नाम। तो सबसे पहले समझो सामाजिक संस्था होते क्या है। देखो सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की जो आवश्यकताएं हैं इनको पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका की जटिल ताने बाने के रूप में देखा जाता है। और ये सज्जी बहुत कठिन हो गया। देखो ध्यान से सुनो, सामाजिक संस्थाओं को हम अक्सर समाज के मानक, आस्था और मूल्य और समाज की जितनी भी आवश्यकताएं हैं इनको पूर्ति करने के रूप में देखा जाता है, ठीक है, सामाजिक संस्था को। अब ये ना कई प्रकार की होती है। ये होती है बेसिकली 2 प्रकार की। एक तो अनौपचारिक जिसमें परिवार, विवाह, नातेदारी होता है। एक होता है औपचारिक जिसमें कानून तथा शिक्षा होता है, ठीक है। तो परिवार के बारे में, विवाह के बारे में, नातेदारी के बारे में, कानून के बारे में, शिक्षा के बारे में आपके 6-6 नंबर के 5 क्वेश्चन बनते हैं इनके महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं के। तो मैं क्या करूंगा, हर एक पेपर में एक एक 2-2 क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा, ताकि आपकी इन क्वेश्चन की भी अच्छे से तैयारी हो जाए। और एक क्वेश्चन तो इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, एंड तक बने रहना। चलो अब इसको देखेंगे इंग्लिश में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इंस्टीट्यूशन? एनी टू, ये रहा आपका आंसर, यहाँ से पढ़ सकते हैं, ओके। सर होम साइंस का नोट्स बता दीजिए।
कौन ये कुलदीप, होम साइंस की वीडियो भी आपकी आ जाएगी कुछ ही दिनों में, ठीक है। जैसे सोशियोलॉजी का पेपर एंड होगा उसके बाद आ जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 22, वृहत परंपरा और लघु परंपरा क्या होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग से दो दो नंबर में आ सकते हैं आपके। वृहत परंपरा को एक्सप्लेन कीजिए या फिर लघु परंपरा को, लेकिन मैं आपको दोनों एक ही बार में बताता हूँ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि वृहत परंपरा, तो रॉबर्ट रेडफील्ड, कौन, रॉबर्ट रेडफील्ड, इनके अनुसार वृहत परंपरा से तात्पर्य ऐसे उच्च बौद्धिक प्रयास जिनका जन्म बाहर से होता है, इनका सृजन चेतन रूप से विद्यालय एवं देवालय में होता है। तो वृहत परंपराएं क्या हो गई, ये वे परंपराएं हैं जिनका जन्म जो है वो बाहर से होता है, ठीक है, और इनका सृजन चेतन के रूप में विद्यालय से हम प्राप्त कर सकते हैं या फिर देवालय से। जब आप 12th में आओगे ना, तो हिस्ट्री में एक चैप्टर नंबर 6 है, भक्ति सूफी परंपराएं, उसमें इन वृहत परंपराओं के बारे में, लघु परंपराओं के बारे में और भी एक्सप्लेन करके दिया गया है, ठीक है। आगे देखो, दूसरी है लघु परंपरा, लघु यानी कि छोटी। लघु परंपरा से तात्पर्य यह है कि ऐसे मानसिक प्रभाव, जिस प्रभाव से जिनका उद्गम यानी कि स्थानीय संस्कृति में अपने आप होता है, इनको इस समाज में लोक परंपरा के नाम से जानते हैं। यानी कि लघु परंपरा क्या हो गई, ये हमारी परंपराएं हैं, वृहत परंपरा क्या हो गई, जो दूसरे की है, ठीक है। तो लघु परंपराएं जैसे किसान वगैरह हो गए, ये अपनी होती हैं। वृहत परंपराएं जैसे ब्राह्मण वगैरह हो गए, इनकी परंपराओं को जब कोई और अपनाए तब बोलते हैं, ठीक है। ये होती है वृहत और लघु परंपरा। अब इसी को इंग्लिश में देखेंगे कि लार्जर ट्रेडिशन क्या होता है और लघु परंपरा क्या होती है, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। सर होम साइंस की वीडियो भी आ जाएगी बच्चे आपकी, टेंशन मत लीजिए। अब देखो, जैसे कि आपसे मैंने पूछा था कि जो प्रशासक निशास्त्री पद होता है ये क्या होता है, तो अब इसको भी सुनो। देखो, यह पद उन ब्रिटिश प्रशासकों के लिए प्रयोग में लाया जाता था जो 19th तथा प्रारंभिक ब्रिटिश भारतीय सरकार के भाग थे, ठीक है, तथा जिन्होंने निर्जातीय अनुसंधानों को प्रारंभ करने में रुचि भी ली और विशेषकर सर्वेक्षण और जनगणना करने में, ठीक है। तो प्रशासक निशास्त्री पद, इसका अर्थ क्या हो गया, अर्थ ये हो गया कि ये पद उन ब्रिटिश प्रशासकों के लिए उपयोग में लाया गया था जिन्होंने 19th सेंचुरी में, और जब क्या नाम है, ब्रिटिश पे राज कर रहे थे, उस समय भारतीय सरकार का भाग था, यानी ब्रिटिश भारतीय सरकार का भाग था। तो उस समय ये लोग जनगणना वगैरह हो गए, निजातीय अनुसंधान हो गए, सर्वेक्षण हो गए, इनमें भाग लेते थे। तो ऐसे ऑफिशियल्स को हम प्रशासकीय निशास्त्री पद बोलते थे, जिसपे काम करते थे। अब कुछ एग्जाम्पल थे, अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि विलियम क्रोक, हार्वर्ड रिजले, J.H. हटन, इस प्रकार से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से आप इंग्लिश में देख सकते हैं, ये रहा आपका व्हाट इज मीन बाय द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड, इस प्रकार से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 24, ये वैसे आपको मैंने एमसीक्यू में समझा चुका हूं कि बहिर्विवाह क्या होता है। तो बहिर्विवाह में सामाजिक संस्था कुछ वर्गों में वैवाहिक संबंध निषिद्ध होते हैं, यानी कि जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था मैंने, बहिर्विवाह में क्या होता है कि जैसे ये है, एक समाज में ए से लेके जेड समूह तक के लोग रहते हैं। तो बहिर्विवाह में होगा ये कि ए समूह के व्यक्ति आपस में विवाह नहीं करेंगे, ये लोग ए के अलावा बी से लेके जेड के जितने भी समूह हैं इनके साथ में विवाह कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए एक ही गांव, एक ही क्षेत्र में बसने वाले जो लोग हैं वो आपस में विवाह नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीजें होती हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो सारे बच्चे एक बार फटाफट से चैट सेक्शन में बोलेंगे यस सर जी समझ में आ गया, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। जिसको समझ में आ गया है फटाफट से बोलेंगे यस सर जी समझ में आ गया। और बहुत ही आसान है। खुशी, यस सर जी, वेरी गुड। यश, यस सर। करण दिवाकर, यस सर। हर्षित, यस सर। अलीशा, यस सर, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। चलिए, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वहां से देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्स्ट्रा मैरिज, तो ये क्या होती है, यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, यहां पर आपकी कुछ वर्डिंग्स हैं, ठीक है। इन वर्डिंग्स को आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका जो शब्दकोश होता है ना, पेपर का जो क्या बोलते हैं किताब, उसमें जो शब्दकोश होता है वो पेपर में जरूर आता है। 2-3 क्वेश्चन आपके शब्दकोश से जरूर आते हैं, ठीक है, 2 नंबर में। तो कुछ शब्दों को हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि सबसे पहला पृथक्कीकरण, दूसरा भद्रीकरण, तीसरा घैटोकरण या फिर कह सकते हैं बस्तीकरण। तो ये 3 आपके टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या दिया गया था हमारा, सबसे पहला पृथक्कीकरण, 2 नंबर में आ सकते हैं, ये क्या होता है।
तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें समूह, प्रजाति, निर्जाति, धर्म या फिर अन्य कारकों के द्वारा जब डिवीजन हो, यानी कि जब पार्टीशन, जब डिवीजन, जब विभाजन समूह, प्रजाति, निर्जाति, धर्म आदि के आधार पे हो, तब इसको बोलते हैं पृथक्कीकरण। पृथक्कीकरण का मतलब क्या हो गया? अलग हो जाना एक तरीके से, है ना। आपने उसमें पढ़ा होगा शायद 8वीं या 9वीं में पढ़ा होगा साइंस में पृथक्कीकरण के बारे में, ठीक है। फिर भद्रीकरण, इसमें क्या होता है? ये शब्द एक निम्न वर्ग पड़ोस के बीच एक मध्यम या उच्च वर्ग पड़ोस में रूपांतरण का वर्णन करने के लिए उपयोग में किया गया। सिंपल सा है। यह शब्द जो है वो निम्न वर्ग पड़ोसी के बीच एक जो मध्यम या फिर ऊपरी वर्ग का पड़ोसी है, इसके रूपांतरण के रूप में किया गया। एक अमीर पड़ोसी है, एक गरीब पड़ोसी है, तो ये भद्रीकरण इसके रूप में उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। अब तीसरा क्या था टॉपिक? घैटोकरण या फिर बस्तीकरण। तो बस्तीकरण क्या होता है? सामान्यतः यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में जो यहूदियों की बस्ती है इसके लिए उपयोग किया जाता था, ठीक है। नॉर्मली सबसे पहले किसके लिए? यूरोपीय शहरों में रहने वाले यहूदियों के लिए, उनकी बस्तियों के लिए। लेकिन आज के संदर्भ में यह शब्द जो है घैटोकरण यानी कि बस्तीकरण, यह विशिष्ट धर्म, निर्जाति, जाति और समान पहचान वाले जो लोग हैं इनको एक साथ रहने को दर्शाता है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बहुलवाद भी बोल सकते हैं, जहाँ पे सभी संस्कृति के लोग आपस में मिलकर रहते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल एक की बात की जा रही है, जब धर्मों के लोग, निर्जाति, जाति, समान पहचान वाले लोग आपस में मिलकर हैं, उसको बस्तीकरण बोलते हैं। पहले तो इसको यूरोपीय शहरों के जो यहूदी लोगों की बस्ती होती है उसके लिए उपयोग करते थे, और आज इसके रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। घैटोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय पड़ोस में बदलाव का होना है। सिंपल सा बात है, बस आप ये 2 पॉइंट याद रखो, ज्यादा नहीं, ठीक है। तीसरा नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा, बस 2 पॉइंट याद करो, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से इंग्लिश में आपके लिए सेपरेशन, ह्यूमिलेशन एंड घैटोकरण और सेटलमेंट, ये 3 वर्ड्स हैं आपके। तो सेपरेशन क्या है, ठीक है, जेंट्रिफिकेशन क्या होता है, एंड आपका एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो आई होप बच्चों आप सभी को अभी तक का सेक्शन नंबर जो बी है, ठीक है, सेक्शन नंबर आपका जो बी है ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो सारे बच्चे एक बार चैट सेक्शन में फटाफट से बोलेंगे यस सर जी समझ में आ गया है। एंड ऑल्सो आर यू रेडी फॉर सेक्शन नंबर सी? फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करेंगे चैट सेक्शन में, यस सर, ओके सर जी, यस सर जी। हर्षित पटेल, यस सर। खुशी, यस सर, यस यस सर, रेडी, वेरी गुड। देखिए जितने बच्चे ज्वाइन हैं, आप वैसे देख रहे हो आज बच्चे काफ़ी कम हैं, और वैसे भी शायद सोशलॉजी कम ही बच्चों के पास में होता है। करण दिवाकर सर जी, ये सैंपल में सीबीएसई की साइड से है क्या? देखिए बच्चे, सीबीएसई जो है वो 11th का और 9th का कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवाती है, सिलेबस देती है केवल, सैंपल पेपर नहीं। सैंपल पेपर देता है डीओई, और डीओई ने जो सैंपल पेपर दे रखा है, ठीक है, उसके लिए वो पेपर की आप प्रैक्टिस खुद से करना। मैं आपको अलग से पेपर बना के प्रोवाइड करवाऊंगा उस जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसकी चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे आपने देखा था बच्चों कि आपका जब हिस्ट्री का हुआ था तो 76 या फिर कह लो कि 75 मार्क्स के क्वेश्चन तो वही थे जो आपको हमने समझाए थे। पॉलिटी में भी आपके 72 मार्क्स के क्वेश्चन वही आए थे जो आपको समझाए थे, ठीक है। तो ऐसा आप ये समझ सकते हो कि जो भी पेपर आपके लिए हम लाते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके सर जी, होम साइंस की वीडियो भी आ जाएगी बच्चों, ओके। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की। तो सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके 4 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो आपके 6 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से, ओके। तो खंड सी यानी कि सेक्शन सी है हमारा, जो कि रहेगा आपका 28 मार्क्स का, यानी कि 4 नंबर के आपके 7 क्वेश्चन है, देखा जाए तो 9 हो गए एक प्रकार से, ठीक है। देखिए टॉयलर के अनुसार संस्कृति को परिभाषित कीजिए तथा उसकी कोई 6 विशेषताएं लिखिए। तो टॉयलर ने संस्कृति को कैसे परिभाषित किया है, आ जाइए देखते हैं। टॉयलर के अनुसार संस्कृति, संस्कृति वह जटिल जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा, अन्य प्रकार की क्षमताएं और आदतें सम्मिलित होती हैं, जिससे मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। तो आपको समझ में आ गया कि टॉयलर संस्कृति को क्या बोलते हैं? एक जटिल पूर्णता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, प्रथा, क्षमताएं, आदतें सारी सम्मिलित होती हैं, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी? तो विशेषताएं तो बहुत सारी हैं।
कौन कौन सी? सबसे पहली तो संस्कृति की विशेषता क्या हो गई? हाँ, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके बाद में ये इस सेशन को हम एंड कर देंगे, चैनल पे दिखेगा ही नहीं, ये आपको मिल जाएगा लाइव वाले सेक्शन में जाके, ठीक है। चलिए, संस्कृति की क्या विशेषता हो गई? सोचने, अनुभव करने और विश्वास करने का एक तरीका होता है, ठीक है। लोगों के जीवन जीने का एक तरीका है ये एक व्यवहार का सारांश है, ये सीखा हुआ व्यवहार है, हम अपनी संस्कृति को सीखते हैं, ठीक है। सीखी हुई चीजों का ये भंडार होता है। साथ ही सामाजिक धरोहर है जो कि व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है। आपका जो समूह है, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के आधार पे आप उससे प्राप्त करते हैं इन चीजों को, ठीक है। बार बार घट रही समस्याओं के लिए मानवकृत दिशाओं का सामुच्य है। व्यवहार के मानकीय नियमितीकरण हेतु एक साधन है। आप ज्यादा मत याद करो, बस ये याद कर लो 6 पॉइंट, बस इतने ही, ठीक है। और 4 नंबर का आएगा तो एक तो आपको ये एक्सप्लेनेशन लिख देनी है 2 नंबर में, 1 नंबर में, और 3 नंबर में आपको ये 6 पॉइंट लिख देने, बस, ठीक है। अगला देखो, टॉयलर के अनुसार संस्कृति को परिभाषित तो अभी हमने कर ही दिया है, अब आपको इसके 3 आयाम बताने हैं, ठीक है। तो इसके 3 आयाम कौन कौन से हैं संस्कृति के, तो आइए वो भी देख लेते हैं। क्योंकि देखो परिभाषा तो आपको मैं समझा ही चुका हूं कि क्या परिभाषा है। अब बात करते हैं इसके आयाम की। तो 3 आयाम कौन कौन से हैं? सबसे पहला आयाम है संस्कृति का संज्ञानात्मक पक्ष। तो पेपर में 2 नंबर में आ सकता है कि संस्कृति के संज्ञानात्मक पक्ष को समझाइए, मानकीय पक्ष को समझाइए, या फिर भौतिक पक्ष को समझाइए, ठीक है। तो डरना नहीं है। संज्ञानात्मक पक्ष क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध समझ से है, यानी कि हमारी समझ से होता है, जो कि अपने वातावरण से प्राप्त होने वाली सूचना का उपयोग हम कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, आप उसका कैसे उपयोग करते हो, ये संज्ञानात्मक आपका पक्ष होता है संस्कृति का, ठीक है। दूसरा मानकीय पक्ष। मानकीय पक्ष में लोक रीतियां, लोकाचार, प्रथाएं, परिपाटियां और कानून, ये सभी शामिल होते हैं। बेसिकली ये लोक रीतियां, लोकाचार, प्रथाएं, परिपाटियां ये मूल्य हैं, यानी कि ये वे नियम हैं जो कि विभिन्न संदर्भों में समाज के व्यवहार को दिशा निर्देश देते हैं, ठीक है। हमारे को दिशा निर्देश देते हैं, ये वो मानकीय पक्ष होते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही हमारी जो संस्कृति होती है वो और भी ज्यादा अच्छी बनती है। एक आखिरी आ जाता है संस्कृति का भौतिक पक्ष। अभी भौतिक पक्ष क्या होता है? भौतिक यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिसे हम छू सकते हैं, है ना। तो भौतिक पक्ष में औजारों का, तकनीकों का, भवनों का, यातायात के साधनों का, इन सभी का उत्पादन और संप्रेषण, ये सभी चीज को दर्शाता है, ठीक है। तो ये संस्कृति के आपके 3 आयाम है। एक तो संज्ञानात्मक पक्ष जो आपकी सोच से संबंधित है, मानकीय पक्ष जिसमें ये कुछ मूल्य नियम है, और भौतिक पक्ष जिसको ये उत्पादन और संप्रेषण के उपकरण में शामिल होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अब इसको इंग्लिश में देखिए। डिफाइन कल्चर अकॉर्डिंग टू टाइलर, राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। तो कल्चर क्या होता है अकॉर्डिंग टू टाइलर, यहां से पढ़ लीजिए, एंड फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके, वो भी आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि टाइलर के अकॉर्डिंग जो कल्चर है वो क्या है, और इसके डायमेंशंस क्या है। तो डायमेंशंस में कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर है, द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इंक्लूड फोक्स वगैरह इसके बारे में है, लास्ट फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, ये चीजें थी, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। देखिए क्या कहा गया है, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड सोशल चेंजेस। तो क्या होता है सोशल चेंजेस, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो कि कुछ समय बाद समाज की विभिन्न इकाइयों में भिन्नता लाते हैं, और इस प्रकार समाज के द्वारा मानव संस्थाओं और प्रतिमानों, संबंधों तथा प्रक्रियाओं, व्यवस्थाओं आदि का स्वरूप पहले जैसा नहीं रह जाता है। यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया होती है। आ गया समझ में क्या है सामाजिक परिवर्तन? सिंपल सी बात है, ये भी परिवर्तन है जो कि कुछ समय बाद समाज की विभिन्न इकाइयों में भिन्नता ला देते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से फिर हमें समाज में चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। तो यही होते हैं, ठीक है, पहले जैसा नहीं रहता है और धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं। गिंडेस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन से उस परिवर्तन से जो किसी वस्तु अथवा परिस्थिति के मूलाधार संरचना को समयावधि में बदल दे, ठीक है। तो ये परिभाषा किसकी है? गिंडेस की है। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि ये परिभाषा किस समाजशास्त्री की है, तो याद कर लेना, ठीक है। आगे कौन कौन से सामाजिक परिवर्तन होते हैं? तो भाई बड़े और बुनियादी परिवर्तन देखे जाते हैं। बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं, उसके प्रभाव भी बहुत बड़े पड़ते हैं।
परिवर्तन की दर तीव्र भी हो सकती है, मंद भी हो सकती है, जल्दी भी और धीरे भी। लगातार चलने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। आंतरिक और बाहरी है, दोनों प्रकार के समाज में परिवर्तन होते हैं, अंदर भी समाज में और समाज के बाहर भी होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसी को इंग्लिश में देखते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड सोशल चेंज। तो सोशल चेंज क्या होता है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए, और गिंडेज के अकॉर्डिंग क्या है, और ये चीजें थी। ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28। ये प्रश्न तो ऐसा प्रश्न है जिसको कि ना आप अपनी तरफ से भी आसानी से लिख सकते हो, अपनी बातें ऐड करके भी। क्वेश्चन क्या है, एक हो गया हमारा मानव समाज, ठीक है, ह्यूमन सोसाइटी, एक हो गया पशु समाज यानी कि जो एनिमल सोसाइटी है। तो इनके बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो भाई इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना तो आई थिंक बहुत आसान होगा। कैसे आसान हो जाएगा सर जी? देखो, आप सोचो कि सोचना है क्या है, आप तो खुद मानव हो, ठीक है आप मानव हो, ठीक है, और एक तरफ है पशु। तो मानव क्या करता है, ये बोलता है, सोचता है। हम मानव होने के नाते हम बोलते हैं, सोचते हैं, हमारे अंदर समझने की शक्ति है, ठीक है। लेकिन पशु समाज में ये शक्तियां नहीं होती हैं। दूसरा, हमारी एक अपनी संस्कृति है, हम चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भाषा को, जाति को मानते हो, ठीक है, वो हमारी संस्कृति है अपनी एक, ठीक है, लेकिन पशुओं की नहीं होती है। स्वयं को व्यक्त करने के लिए हम एक भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे मैं अपने आप को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको पेपर समझाऊं अच्छे तरीके से। तो लेकिन इनके पास में कोई भाषा नहीं होती है, ठीक है, कुत्ते बिल्ली वगैरह हो गए या फिर और भी चीज़ें। आप कहोगे सर उनकी तो एक अलग भाषा होती है, उसको हम भाषा में नहीं कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमें अपने भविष्य की चिंता होती है, ठीक है, और हम उसके लिए योजनाएं बनाते हैं, हम उसके लिए लाखों करोड़ों पैसे खर्च भी करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं, प्लानिंग करते हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, हम अपने भविष्य की चिंता करते हैं, इसी के लिए हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पशु समाज वर्तमान में जीता है, यानी कि उसे जो अभी मिल गया बस उसी में जिएगा। ये होता है एक मानव और एक पशु समाज और डिफरेंशिएट, बस। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपको यही 4 पॉइंट लिखने हैं, आपको अपनी तरफ से भी ऐड करके पॉइंट लिख देने हैं, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से सारे बच्चे बोल देंगे यस सर जी, फिर हम आगे बात करेंगे। नीतू भंडारी, हेलो सर, हेलो। क्या बात है, आप लेट हो गए आई थिंक, है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड एनिमल सोसाइटी, तो ह्यूमन सोसाइटी के बारे में ये लिखेंगे और एनिमल सोसाइटी के बारे में ये। समझ में आ रहा है बच्चों? तो फटाफट से बोलेंगे यस सर जी, फिर आगे बात करते हैं। करण दिवाकर, यस सर। खुशी, यस सर जी। वारियन खान, वेरी गुड, यस सर जी। यस, यस सर। आदित्य, यस सर। यस। मेहरोली, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। बड़े ध्यान से समझना बच्चों। अर्थव्यवस्था के बारे में मार्क्स, कॉल मार्क्स, इनकी धारणा प्रस्तुत कीजिए। तो इकोनॉमी के बारे में मार्क्स की क्या अवधारणा है, इसको समझाना है अच्छे से, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, यह उत्पादन के तरीकों पर आधारित है। यानी कि मार्क्स कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड करती है उत्पादन के तरीकों पर। कैसे? मार्क्स हो गए या फिर एंगेल्स हो गए, इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत किया, ठीक है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत किससे दिया है, तो याद रखिएगा कॉल मार्क्स और एंगेल्स दोनों ने मिलकर, ठीक है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि मानव समाज का विकास ऐतिहासिक है, और जो इतिहास है वो भौतिक परिस्थितियों का परिणाम है, ना कि विचारों का। यानी कि जो इतिहास है वो हमारे थॉट का परिणाम नहीं है, बल्कि इतिहास में हमने जो कार्य किए हैं, ठीक है, जो हमने परिस्थितियां क्रिएट की थी, जो हमने कार्य किए, उसी का परिणाम होता है हमारा इतिहास, ठीक है। अब उत्पादन के मामले में इसको कैसे उपयोग करेंगे, तो उत्पादन के मामले में यह कहा जाता है कि उत्पादन की व्यवस्था को हम एक इमारत के रूप में ले सकते हैं, इतिहास की एक इमारत के रूप में उत्पादन को ले सकते हैं। कैसे? इस इमारत का जो आधार है, जो नींव है, ठीक है, जिसका आधार यानी कि नींव होता है और ऊपर एक ढांचा होता है। जैसे आपने वो देखा था ना, इराक का संविधान वाला जो कार्टून देखा था, है ना, तो उसमें आधार क्या था, ताश के पत्तों का, और ऊपर किताब रखी हुई थी। तो उस आधार को आपको उलट करके लेना है यहाँ पे। कैसे? आपको एक ऐसा आधार लेना है एक इमारत का, जैसे मान लेते आपने कुतुब मीनार देखा है, ठीक है, आईफिल टावर देखा, वट एवर, अगर असलियत में नहीं तो वैसे तो देखा ही होगा। तो वो जो इमारत का ढांचा है उसका एक नीचे बेस होता है, ठीक है, और उसके ऊपर ढांचा होता है। तो वैसे ही जो उत्पादन है अर्थव्यवस्था का है, उसमें भी अर्थव्यवस्था का आधार प्राथमिक और आर्थिक होता है, प्राथमिक तौर पे आर्थिक होता है, और इसमें उत्पादक शक्तियां, उत्पादन संबंध शामिल होते हैं। यहाँ उत्पादन के साधनों से ये तात्पर्य होता है, अरे
एक सेकेंड, कहाँ चला गया? यहाँ उत्पादन के साधनों से यह तात्पर्य है कि भूमि, मजदूर, तकनीकें, ये सारी चीजें। उत्पादन के संबंध के अंतर्गत वे सभी आर्थिक संबंध आते हैं जो मजदूर संगठन के रूप में उत्पादन में भाग लेते हैं। मार्क्स ने आर्थिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया क्योंकि उनका विश्वास था कि मानव इतिहास में प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की, मतलब ये सभी जो सामाजिक व्यवस्था की नींव होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये बातें थी इकोनॉमी के बारे में जो कि मार्क्स ने यहाँ पे बताई थी। ठीक है, ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड सेकेंडली इंग्लिश में प्रेजेंट मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी। तो मार्क्स का क्या कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के बारे में, और ये जो हिस्टोरिकल मेटलिज्म की थ्योरी है इसके बारे में याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। AR देसाई के अनुसार एक कल्याणकारी राज्य की क्या विशेषता है? ठीक है, तो AR देसाई कल्याणकारी राज्य की क्या विशेषताएं बताते हैं? ये 3 विशेषताएं बताते हैं। सबसे पहली सकारात्मक राज्य, दूसरी लोकतांत्रिक राज्य, और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब लोक कल्याणी राज्य की इन तीनों ही विशेषताओं को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या थी कि राज्य जो है वो कल्याणकारी होता है, एक सकारात्मक राज्य होता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य केवल न्यूनतम कार्य ही नहीं करता, यानी कि लोगों के मौलिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करता, उन पूर्ति के साथ साथ कानूनी व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए प्रयास करता है। ठीक है, और यह राज्य हस्तक्षेपीय भी होता है, यानी कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, चाहे धर्मों के बीच में हो, लोगों के बीच में हो, तो वहां पर ये जो है हस्तक्षेप करता है। ठीक है, अपनी शक्ति का उपयोग करता है। तो ये होता है एक कल्याणकारी राज्य की विशेषता। पहली क्या हो गई? सकारात्मक राज्य। दूसरा है लोकतांत्रिक। एक कल्याणकारी राज्य लोकतंत्र होता है, क्योंकि जब तक राज्य लोकतंत्र नहीं होगा वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे कि बहुपार्टी चुनाव वगैरह, ये लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं, है ना, ये चीजें। ये हो गई आपकी दूसरी विशेषता। तीसरी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पर निजी पूंजी कंपनियां तथा राज्य दोनों साथ काम करते हैं, यानी कि यहाँ पे पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है। समाजवाद के अकॉर्डिंग जो राज्य है वो काम लेता है और कंपनियां निजी पूंजीवाद के हिसाब से काम करती हैं, है ना, तो दोनों मिलकर काम करते हैं। कल्याणकारी राज्य ना तो पूंजीवाद बाजार को खत्म करता है और ना ही जनता को निवेश करने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का बैलेंस बनाया जाता है, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को मिलकर। ओके, तो ये बात थी एक कल्याणकारी राज्य की। एक तो सकारात्मक राज्य होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सकारात्मक राज्य होना चाहिए, जिससे कि वो न्यूनतम कार्य करने के साथ में कानूनी व्यवस्था वगैरह को बनाए रखे। ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसे सुलझाए। दूसरा लोकतांत्रिक राज्य, क्योंकि जब तक लोकतंत्र नहीं होगा लोग अपनी जनता, मतलब जनता जो अपनी बातों को रख नहीं पाएगी। अब बहुपार्टी चुनाव वगैरह हो गए, ये इसके एग्जाम्पल हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था आ जाती है जिसमें सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियां मिलकर देश के विकास को आगे लेके जाती हैं। ये बताना था आपको। ठीक है, समझ में आ गया है बच्चों? तो फटाफट से एक बार बोल देंगे चैट सेक्शन में, यस सर जी समझ में आ गया है। चौरसिया किंग, यस सर समझ में आ गया, वेरी गुड। ओके, खुशी, यस सर। फटाफट से जितने बच्चे ज्वाइन है 30+ वॉचिंग पे हैं, सारे बच्चे बोलेंगे। वारियन खान, यस सर। यश, यस सर जी आ गया समझ, वेरी गुड। फटाफट से आदित्य, वेरी गुड। चलिए अब इंग्लिश में आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू AR देसाई व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेलफेयर स्टेट्स की, इसके बारे में अब आप यहाँ से सारी चीजों को पढ़ सकते हो। ठीक है, ये रहा देखो आपका कंप्लीट आंसर। ओके, अब देखिए जैसा कि आपको मैंने एक MCQ में क्वेश्चन करवाया था जिनका नाम था अनंत कृष्ण अय्यर, इनके बारे में, है ना। तो अब इनके बारे में थोड़ी और नॉलेज लेते हैं। एक ये हो गए, एक और व्यक्ति हैं, उन दोनों में से किसी एक के आने की चांसेस हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि पूछे जाते हैं कई बार। तो अनंत कृष्ण अय्यर का भारतीय समाज शास्त्र में अकस्मात व अग्रणीय मानव विज्ञानों का योगदान जो है ये स्पष्ट कीजिए। अर्थात आपको समाज शास्त्र में इनके योगदान को समझाना है, अनंत कृष्ण अय्यर के। तो ये थे कौन? अनंत कृष्ण अय्यर सबसे पहले सामाजिक मानव विज्ञानी वह महाविद्यालय के शिक्षक रहे थे। अनंत कृष्ण अय्यर को 1902 में
कोचीन के दीवान ने राज्य के निर्जातीय सर्वेक्षण के लिए कहा और साथ ही ब्रिटिश सरकार भी रजवाड़ों में भी ऐसे निर्जातीय सर्वेक्षण करवाना चाहती थी, तो उन्होंने इस कार्य को स्वयंसेवी के रूप में पूर्ण किया था। ठीक है, कोचीन रजवाड़ी की तरफ से उन्हें यानी कि कृष्ण अय्यर को राय बहादुर तथा दीवान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था और इसी के चलते उन्होंने इंडियन साइंस कांग्रेस के निर्जातीय विभाग का अध्यक्ष भी उन्हें चुन लिया गया था। किसका? इंडियन साइंस कांग्रेस के। ठीक है, हेलो सर, हेलो सभी को हेलो। और वैसे तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट और लगेंगे, आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अनंत कृष्ण अय्यर टू इंडियन सोशोलॉजी ऑफ लीडिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसके बारे में आप देख सकते हैं, आपके सामने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर का आखिरी क्वेश्चन, फिर 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है 32 का, सामाजिक स्त्रीकरण किसे कहते हैं? जाति के आधार पर स्त्रीकरण की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो सामाजिक स्त्रीकरण क्या होता है, आ जाइए देख लेते हैं। देखो, सामाजिक स्त्रीकरण समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न समूहों का ऊंच नीच या छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों में बंट जाना ही सामाजिक स्त्रीकरण होता है। सिंपल सी बात है, समाज के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे समुदाय के समूह के लोग रहते हैं, तो ऐसे में उनके ऊंच नीच के स्तर को देखते हुए, छोटे बड़े के आधार पर देखते हुए जो डिवीजन होता है उसको सामाजिक स्त्रीकरण बोलते हैं। अब जाति के आधार पर स्त्रीकरण कैसे होता है, तो देखो, जाति व्यवस्था के स्त्रीकरण में ब्राह्मण सबसे टॉप पे होते हैं, शूद्र सबसे निम्न पे। मैं आपको बताऊं, जब आप 12th में हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो उसमें चैप्टर 3 है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। उसमें ये इन ब्राह्मणों के बारे में 4 जो वर्ण व्यवस्था होती है इसके बारे में और भी बहुत अच्छे से डीपली समझाया गया। आधा चैप्टर बस इसी पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में। तो 12th के लिए भी सारे बच्चे ज्वाइन रहना है मुझसे। ठीक है, तो जाति के आधार पे स्त्रीकरण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया कि जाति के आधार पर जो स्त्रीकरण है, जो ऊंच नीच का बढ़ावा वगैरह है, इसमें सबसे टॉप पे ब्राह्मण होते हैं और सबसे निचले स्तर पे चौथे नंबर पे शूद्र आते हैं। ठीक है, यह स्त्रीकरण अब जो है वो पूर्णतः बंद हो चुका है, यानी कि आज के टाइम पे इसकी कोई वैल्यू नहीं बची है। जाति संरचना में प्रत्येक जाति का संस्करण ऊंच नीच के आधार पर बना हुआ है। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है, समाज में उसी जाति का संस्करण उसे प्राप्त होता है। आप किसी भी जाति में जन्म लेते हैं तो आप उसी जाति के माने जाते हैं। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब एक क्वेश्चन है, महिला प्रधान घर, इसको उदाहरण से समझाइए। तो महिला प्रधान घर क्या होता है, इसे मैं समझाना था, तो आ जाइए देख लेते हैं। महिला प्रधान घर यानी कि महिला प्रधान परिवार की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे? बहुत आसान है बच्चों। कैसे? देखो, जब पुरुष शहरों में चले जाते हैं, ठीक है, और खेती करने के लिए कोई बचा नहीं, क्योंकि उनके पति, उनके पिता जो भी हैं वो चले गए शहर में रोजगार के लिए, तो खेती कौन करेगा? तो ऐसे में महिलाएं जो हैं वो हल चलाती हैं और खेती के कार्यों का प्रबंधन करती हैं। तो क्या हो गया, ये महिला प्रधान घर हो गया, जहाँ पे महिलाएं पुरुषों के कार्यों को अंजाम देती हैं। दूसरा, कई बार वे अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली बन जाती है। जैसे आपने वो पोयम पढ़ी है ना, दी लेवनियम टॉप, जिसमें वो गोल्डफिंच पक्षी होती है, तो ऐसे ही कई बार महिलाएं जो हैं, जब उनके घर में पति नहीं होते हैं, कोई बेटा नहीं है या फिर उनके पिता नहीं है, तो या वो शहर चले गए, तो ऐसे में घर के बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? महिलाएं करेंगी। तो ये भी एक काम आ जाता है। तीसरा, ऐसे परिवारों को महिला परिवार प्रधान घर कहा जाता है। उदाहरण के लिए उत्तरी आंध्र प्रदेश में कोलम जनजाति समुदाय, कहाँ पे? नॉर्थ आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, कोलम जनजाति जो समुदाय था इसके बारे में। ठीक है, तो ये महिला प्रधान जो परिवार है उसकी बात हो गई। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उसमें वो बच्चे यहाँ पे देख लेंगे कि सोशल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और स्टैटिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इसके बारे में जो बातें आपको बताई जा रही है आप उसको पढ़ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, एंड फीमेल हेड हाउस फैमिली, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। ओके, तो अभी तक कितने बच्चे ज्वाइन है देखें फटाफट से एक बार। ओके, 30+ बच्चे वॉचिंग पे हैं और हमारे सेशन को तकरीबन 1 घंटा 5-7 मिनट हो चुके हैं। तो क्या आप सेक्शन सी को अभी ही समझना चाहते हो या फिर इसके लिए अगली वीडियो ला दी जाए? ठीक है, फटाफट से सारे बच्चे बोलेंगे अगर आपको इसी में चाहिए या फिर अगले।
सर बच्चे बोलेंगे एक बार कि आपको कौन से सेशन में देखना है, इसी वीडियो में या फिर आगे की बात करनी है? गीता रानी सर नेक्स्ट में बात करते हैं, कल बात करते हैं सर जी। ओके, चलिए काम करेंगे। अभी देखिए आपके लिए कितने क्वेश्चंस रह गए हमारे, लेट मी चेक। ओके, तो ये होगा 33, 33 4, यानी कि अगर देखा जाए तो आपके अभी 6 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करूंगा, एक मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, अराउंड आपकी बनेगी 15 मिनट तक की, ठीक है। कितनी? 15 मिनट की, तो आप उसको उसमें देख लेना इसको, ठीक है। और ये जो 15 मिनट की वीडियो होगी ये कल आ जाएगी आपकी सुबह सुबह, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए और अगली वीडियो को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे